हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईज हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 29 और इसमें हम बात करेंगे जनहित याचिका की। लास्ट बच्चों हमने बात की थी जुडिशियल एक्टिविज्म की, उसके पहले जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म के कैसे एक टूल के रूप में स्पेशली हम जुडिशियल एक्टिविज्म से जोड़ेंगे जनहित याचिका को, कि जो हमने लास्ट बात की थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जब न्यायपालिका एक तरीके से आगे बढ़कर काम कर रही होती है और ऐसे में वह कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य है वह भी करने लगती है, तो वो प्रोएक्टिवली जो जुडिशरी का रोल है वो एक्टिविज्म था। अब प्रोएक्टिव वो कैसे काम करेगी, उसके एक टूल के रूप में जनहित याचिका है, उसके एक तंत्र के रूप में जो है वह जनहित याचिका है। कल तो हमने बात की थी कि वह ऐसा कर रही है, बट वो ऐसा किसके माध्यम से करेगी, तो वो जनहित याचिका होगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सारे लेक्चर्स जो है वह समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, रिविजन भी करते जाइए। और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के जो कॉमेंट मिल रहे हैं कि आपको जल्दी से ये जो सारे चैप्टर्स है वह करवा दिए जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 42 तक, अभी हम 29 पे आ गए, चैप्टर नंबर 42 तक आपका सारा कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर हो जाता है और प्रीलिम्स के पहले ये आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। चूंकि कुछ हम ऐसे ही पॉलिटी स्पेशल वीक लेकर आएंगे जिसमें कि हम 4-5 लेक्चर्स आपको एक वीक में दे देंगे। अब देखो 40 आप देखेंगे कि शायद 42 के आसपास से फिर जो आपका बचता है ना, वो केवल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहेंगी, है ना, वो एक एक करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जनहित याचिका के बारे में। ये आपके लिए टेलीग्राम का लिंक है एंड बारकोड इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर @मंजू PW UPSC वाला इसको सर्च कीजिए बच्चों। और ये टेलीग्राम आपके क्लास के इंफॉर्मेशन के लिए और PDF के लिए। चलिए देखो लेटेस्ट क्या हुआ कि ये 14 मार्च की बात है। आज कौन सी तारीख हो गई, तो ये बात है, अच्छा आज 15 है ना, कल आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ये 14 मार्च का है, मतलब कल का ही न्यूज़ है, द हिंदू का है। और इसमें आया था, एक मदुरई की न्यूज़ थी, PIL अपील सीक्स एक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस एट तिरुनेवेली जंक्शन बस स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक PIL जो शब्द है इसका यूज किया गया कि एक PIL जो है वह दायर की गई। और ये किस संदर्भ में दायर की गई, तो ये क्या किसी एक व्यक्ति के अधिकार को लागू करने के लिए थी, या फिर ये जो बस स्टैंड था इसके पास अनऑथोराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था, चूंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है और यहाँ से बाकी लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वह होगी इस अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन से, तो इसके अगेंस्ट एक जो PIL है वह दायर की गई। ठीक है, एक जनहित याचिका जो है वह दायर की गई। सो जनहित याचिका का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं की कि आखिर क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके सिद्धांत है, किन आधारों पर जारी की जाती है, और भी इसकी क्या रिलेटेड चीजें हैं। और लास्ट हम बात करेंगे कि जो PIL है वह दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश क्या है। और जब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा एक अभी हाल फिलहाल में जो एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि PIL का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा संख्या में अगर दायर की जा रही है तो इसको रोका कैसे जाए, तो इसके दुरुपयोग को रोकना, बाकी प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो दुरुपयोग को रोकने के क्या उपाय हैं, दुरुपयोग को रोकने के क्या उपाय हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा जनहित याचिका। तो सबसे पहले तो देखो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या समटाइम्स इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कह दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पहले क्या होता था, जस्ट ये बताओ कि सामान्य रूप से हम न्यायालय कब जाते हैं। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति न्यायालय तब जाएगा जब उसके या तो फंडामेंटल राइट या कोई ऐसा अपराध हुआ है, वो न्याय मांग रहा है, तभी तो जाएगा कि शौक से जा रहा है। वो वैसे तो लोग भाई अदालतों से बचते हैं, है ना, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो यहां पर उस तारीख से और चीजों से बचने के लिए, लेकिन जिनके साथ अपराध हुआ है वो तो जाएगा ही न्यायालय, उसे न्याय चाहिए। तो यहां पर देखो कि पहले एक सिद्धांत हुआ करता था जिसको कि कहा जाता था लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी
अब ये सिद्धांत जानते हो क्या है? ये सिद्धांत है कि मान लो ये जो पर्सन है, ए पर्सन, ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं, ए पर्सन, हम इसका नाम रखते हैं रानी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पर्सन है ना, ये जो रानी है, इसको बेसिकली क्या चाहिए? न्याय चाहिए। कोई अपराध हुआ है या फिर किसी फंडामेंटल राइट को लागू कराना है, इक्वालिटी को लागू कराना है, आर्टिकल 14 जो है उसको लागू कराना है, तब ये क्या होते हैं? इस परिस्थिति में ये जो है वह कोर्ट जाते थे, तो इसे क्या कहा जाता है कि जिस पर्सन के न्यायाधिकारों का उल्लंघन हुआ है सही मामले में, इसको ही अधिकार है कि ये न्यायालय जाए, ये कोर्ट जाए। तो यहाँ पे कौन जा रहा है? एक व्यक्ति जा रहा है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना, वही व्यक्ति जा रहा है। सो लोकस स्टैंडी में ये कहा जाता है द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट, एंड द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट ये उसी व्यक्ति को है, द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। कोर्ट में मुकदमा करने का अधिकार, न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार, न्यायालय में जाने का अधिकार, न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार। ये किस व्यक्ति को था? जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है। अब हनन किसका हुआ है? तो यहाँ पर जो पर्सन है रानी, इसके मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो अब लोकस स्टैंडी की जो विचारधारा है, ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि केवल यही व्यक्ति जो है वह कोर्ट जा सकता है, इसकी तरफ से कोई और व्यक्ति नहीं जाएगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ था बेसिकली अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर, एक ऐसा आदमी जो कि अजनबी है और जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है, अगर वो इस डिस्प्यूट मैटर में बिल्कुल अगर शामिल नहीं है, तब वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट चला जाए उसकी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या पूछ रहा है कि अच्छा किसके साथ अपराध हुआ है, क्या हुआ है, वह किस तरह का न्याय मांग रही। तो यहाँ पे वो पर्सन विशेष जा रहा है जिसको न्याय मांगना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जा रहा था? यहाँ पे रानी जा रही थी। क्लियर है? सो इसमें क्या कहा जाता है कि अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू अ डिस्प्यूटेड मैटर कैन नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द जुडिशियल प्रोसीजर। तो इसमें स्ट्रेंजर जो है या ऐसा व्यक्ति जो विवाद में शामिल नहीं है, या फिर हम तीसरा पक्ष लिख दें, ऐसा व्यक्ति जो विवाद में शामिल नहीं है, उसे कोर्ट जाना इस संदर्भ में अलाउ नहीं है, उसे कोर्ट जाना जो है वह अलाउड नहीं है ना। इस केस के संदर्भ में हम देख रहे हैं, इस केस के संदर्भ में वह व्यक्ति जो विवाद में शामिल नहीं है, मतलब अजनबी व्यक्ति है, इससे संबंधित उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो कोर्ट कह रहा है कि घर बैठो, तुम बताओ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता था? लोकस स्टैंडी कहलाता था। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, तो अब PIL बेसिकली क्या है? PIL की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और ये इसका एक मर्म भी है, आप इसको इस अर्थ से समझें कि PIL मतलब अब इस व्यक्ति यानी इस रानी की तरफ से हो सकता है कोई और पर्सन या सोसाइटी में, ठीक है। ये लोकस स्टैंडी हो गया। आओ इसको एक बार और एक तरीके से और समझते हैं। इतना समझ में आ गया? तो लोकस स्टैंडी की परिभाषा या फिर लोकस स्टैंडी आएगा तो क्या होगा इस सिद्धांत का मतलब? अब देखो, अब तक अजनबी को बिल्कुल मना किया गया था, अब लेकिन ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है और ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है जो कि सोसाइटी में कमजोर वर्ग है, और इस कमजोर वर्ग का फंडामेंटल राइट जो है ये हनन हुआ है, इसके जो संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है ये नहीं दिए गए, संवैधानिक जो अधिकार थे वो नहीं दिए गए, ठीक है, इसका हनन हुआ है। तो अब देखना अब क्या होगा, A, B, C और D। अब इन चारों, अब देखो मैं इस सीधे कोर्ट तक नहीं जा रही हूं, मैं बीच में रुक रही हूं,
ठीक है, मैं बीच में रुक रही हूं। और यहां पर एक अन्य व्यक्ति, संगठन, यहाँ पे, अब यहाँ पे अजनबी अलाउ है, ठीक है, स्ट्रेंजर अलाउड है। अब यहाँ पे कोई अजनबी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन जिसका इन चीजों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अब ये जो है वह कोर्ट जा रहा है, ये न्यायालय जा रहा है। तो न्यायालय जब ये जाएगा तो अब पहले क्या था, तो लोकल स्टैंडी के सिद्धांत की जगह अब पीआईएल क्या करता है, उन सिद्धांतों में लचीलापन देता है और समाज के कमजोर वर्गों या अन्य वर्गों तक न्याय की, चूंकि कमजोर वर्ग जो है उसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे अपने लिए न्याय मांगेगा, तो उसके लिए न्याय मांगने के लिए बीच में कुछ लोग हैं। तो ऐसा व्यक्ति, न्यायालय कहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कि ये चाहता है कि वह सही, मतलब समाज में चीजें अच्छी हो, उस चीज को, उसके हित, मतलब उसकी उस रुचि को वरीयता दी। अगर मैं ये चाहती हूँ कि सोसाइटी में इवन यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है जिससे कि बीमारियां हो सकती हैं, तो यहाँ पर मैं भी एक पीआईएल दायर कर सकती हूँ। वो टेलीग्राम बेस पे हो सकती है, वो ऑनलाइन हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो यहां से क्या है कि अब ये जो तीसरा पक्ष है, अब ये जो तीसरा पक्ष है ये पीआईएल दायर कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? अभी तक सीधे खुद न्यायालय जा रहे थे, अब इन चार लोगों की तरफ से समाज के एक वर्ग के लिए कोई और न्यायालय जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये तीसरा पक्ष जो है ये पीआईएल दायर कर रहा है। अब देखो, सो व्हाट इज पीआईएल? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे कि मैं इसके पहले कुछ केसेस बताती हूं आपको, ठीक है। एक केस तो बच्चों जो कि हमने कल देखा था, केस नंबर 1, जीजा घोष केस, याद है आपको? और जीजा घोष जो वाद था, इसमें क्या हुआ था कि जो फ्लाइट है स्पाइस जेट, उसमें एक व्यक्ति के पास बोर्डिंग पास था, टिकट था, लेकिन उसको फिर भी उतरने के लिए कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वो विकलांग था। तो जो जीजा घोष मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब याचिका दायर की गई, इसमें यह कहा कि विकलांगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? विकलांगों को गतिशीलता का अधिकार है, विकलांगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ठीक है, एक ये हो गया। एक और केस, पहले मैं कुछ केसेस बताती हूं, फिर आप समझ में आएगा आपको। और जानते हो कि पहला ऐसा केस आया था जिस केस को कहा जाता है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस, है ना। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। दूसरा ऐसा केस आता है केस नंबर 2, हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य। इस केस से कहा जाता है कि पहली बार पीआईएल की जो शक्ति है वह सामने आई थी, और इस केस में सरकार ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि त्वरित निर्णय का या त्वरित न्याय का अधिकार होना चाहिए। त्वरित न्याय का अधिकार। ये केस जानते हो क्या था? इस पीआईएल के तहत और इसके बाद लगभग 40,000 जो कैदी थे इनको छोड़े गए थे, और ये वो कैदी थे कि अगर इन पे मुकदमा हुआ होता, अगर इनको स्पीडी ट्रायल मिला होता, त्वरित मुकदमा, त्वरित सुनवाई का अधिकार होना चाहिए ना। अगर आर्टिकल 21 है, देखो आर्टिकल 21 है, मान लो पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया किसी जुर्म में, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश किया, ना उसका स्पीडी ट्रायल हुआ, वो जेल में बंद है, पता ही नहीं है क्यों बंद है, उस पर मुकदमा ही नहीं चला। हो सकता है उसने मर्डर किया हो, वो 14 साल में छूट सकता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उस पर चूंकि ट्रायल ही नहीं हुआ, उस पर चूंकि मुकदमा ही नहीं चला, और अगर मुकदमा नहीं चला, हो सकता है वह 30 वर्ष जेल में बंद रहा, है ना।
तो ऐसे में आर्टिकल 21 का हनन है या नहीं है, तो फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन है या नहीं है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि एक सुनवाई दायर की गई और उस एक सुनवाई के बाद कुछ कैदियों को छोड़ा, उसके बाद जो 40,000 विचाराधीन कैदी थे, चूंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल, त्वरित सुनवाई का अधिकार। अब खुद सोचो कि अगर त्वरित सुनवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं ये आजाद हो गए होते, है ना, निकल गए होते इससे। चलो, ये दूसरा केस था। अब देखो एक तीसरा केस और मैं आपको बताती हूं, केस नंबर 3, मतलब जिसमें PIL MC मेहता बनाम भारत संघ मामला, MC मेहता वाद, MC मेहता वाद। जब इन्होंने PIL दायर की, इन्होंने कहा कि गंगा नदी जो है वह प्रदूषित हो रही है, इसका महत्व है हमारे लिए, नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर सांस्कृतिक महत्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गंगा नदी खुद तो आ नहीं सकती, तब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए कह रहा है तो उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा जल के प्रदूषण को रोका जाए। गंगा के निर्णय क्या दिया, गंगा के प्रदूषण पर रोकथाम। ठीक है, एक और केस सुन लो, एक और केस होता है और ये केस था केस नंबर 4, विशाखा। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 महिलाओं के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए थे, महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्देश, दिशा निर्देश। इसमें यह कहा था कि अगर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है तब ऐसे में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का इसको हनन माना जाएगा। तो कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा दी जाए, कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये 4 ऐसे केसेस थे जहां कोई भी व्यक्ति खुद नहीं गया, कोई अन्य व्यक्ति था, किसी और की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति था, गंगा नदी की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति था, पूरे पर्यावरण को बचाने की तरफ से। और इस तरीके से ये जो PIL है बच्चों, ये काम करती है। आया समझ में, आया समझ में सभी को। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, पहला था जीजा घोषवाद, है ना। एक वैसे PIL का तो पहला मामला ये था हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, जीजा घोष कल हमने न्यायिक सक्रियता में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हमने MC मेहता की बात की, यहाँ पे हमने विशाखापत्तनम बनाम राजस्थान राज्य की बात की। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो 4 केसेस थे बच्चों, ये चारों केसेस क्या बता रहे हैं कि आखिर PIL जो दायर की गई वह किसी तीसरे पक्ष की तरफ से की गई। 2 लोग लड़ रही है। सामान्य रूप से हम न्यायपालिका कब जाएंगे, हम न्यायपालिका में या फिर केस कब हो रहा है, 2 लोग लड़ रहे हैं, बस वो जा रहे हैं। ठीक है, 2 पक्ष है ना, एक A पक्ष है, ये B पक्ष है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच में विवाद है और ये इसी विवाद के सुलझाने के लिए कहाँ जा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे। लेकिन PIL में क्या है, कोई अन्य व्यक्ति जिसके साथ गलत नहीं हुआ, बस वो बाकी लोगों की तरफ से जा रहा है। PIL में क्या है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही। PIL हम कहेंगे अलग तरीके का वाद है, जिसमें कि अन्य व्यक्ति जो है वह न्याय की गुहार लगाता है बाकी व्यक्तियों की तरफ से, अन्य व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है एक तरह से। ठीक है, तो आओ, सो व्हाट इज PIL, आप थोड़ा शब्दों में समझ लो। सो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सीधा सीधा कहे तो इसे हम कहते हैं कि सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक महत्व के लिए, सार्वजनिक मामलों के लिए मुकदमा करना। पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का हित, मतलब सार्वजनिक हित। सो PIL क्या है, सार्वजनिक हित के लिए मुकदमेबाजी, सार्वजनिक हित हेतु मुकदमेबाजी करना। खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं किसके लिए, सार्वजनिक हित के लिए, इसके लिए मुकदमेबाजी करना, यही क्या होगा, PIL होगा। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो जैसे कि हमने जाना था लास्ट, जुडिशियल रिव्यू, हमने बात की थी जुडिशियल
रिव्यू की, हमने बात की थी जुडिशियल एक्टिविज्म की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं PIL, जनहित याचिका की। ये तीनों जो है, ये तीनों इनका अगर हम उत्पत्ति की बात करें, कहाँ से उत्पत्ति हुई, लास्ट आपको याद होगा अमेरिकी, ठीक है। तो अमेरिका की न्यायपालिका से इसकी भी जो उत्पत्ति है बेसिकली वह हुई, अमेरिका से ही इसकी जो उत्पत्ति है वह हुई। सो PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार के लिए, ठीक है। अब इस परिभाषा को भी याद करो, समझ तो हमने लिया है। कोई संगठन, कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी अन्य व्यक्ति या फिर समाज के लिए न्यायालय में जा सकता है अगर वह व्यक्ति समूह निर्धन है, अज्ञानी है, अपनी सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से जो उसकी प्रतिकूल परिस्थितियां है, वह न्यायालय नहीं जा सकता। कितने लोग न्यायालय जा सकते, कितने लोग अफोर्ड कर पाते महंगा वकील, और वो बार बार जो है वह लड़ पाते, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी वह लड़ पाते, कितने लोग होंगे ऐसे। जो ये सोचो कि अगर कोई दिहाड़ी का मजदूर है या फिर अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जनता अगर गरीब है, वो कैसे जाएगी कोर्ट, नहीं जा सकती ना। तो उसकी तरफ से कोई और लड़ रहा है उसके लिए, जैसे कि बधुआ मजदूर के लिए, जैसे कि बधुआ मजदूरों के लिए कोई संगठन आगे आता है, जैसे कि महिलाओं के लिए कोई संगठन आगे आता है, जैसे कि बुजुर्गों के लिए कोई संगठन आगे आता है, जैसे कि पर्यावरण के लिए कोई संगठन आगे आता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति, संगठन या फिर कोई जनभावना वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, या फिर व्यक्ति का जो समूह है वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ऐसे लोग या ऐसे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण खुद तोड़ी जाएगा कि भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ लोग जाते हैं और न्यायालय इसको मानता है। सो इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही व्यक्तियों को अधिकार दिलाने या आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति किसके लिए, पर्याप्त रुचि के बल, मतलब उसको इंटरेस्ट है, बस इसलिए तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। या फिर इसको कहा जाता है सोशल एक्शन लिटिगेशन, या तो हमने इसको PIL कहा या तो हमने इसको SAL कह दिया, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन मतलब सामाजिक के लिए, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, देखो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे परिभाषित किया, ये परिभाषा आपको याद करनी होगी। एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित हो या ऐसा कोई हित जुड़ा हो जिसके कारण कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो रहे हो, को मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर जनता का हित है किसी भी तरह से, चाहे उनका आर्थिक हित हो या उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हुए हो, तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करना। तो एक तो कानूनी कार्रवाई तीसरा पक्ष शुरू कर रहा है, किसके लिए, किसके लिए शुरू कर रहा है, समाज का ऐसा वर्ग जो खुद न्यायालय नहीं जा सकता। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अगर हम एक वर्ड में कहें, इसका उद्देश्य न्याय की पहुंच को सुलभ कराना है। वैसे तो देखो हमने बात कर ली कि भाई अमेरिका से ये शुरू हुआ, लेकिन जब हम भारत में देखेंगे ना, तो भारत में जो ये न्यायमूर्ति जस्टिस PN भगवती हैं, इनको मुख्य रूप से जस्टिस PN भगवती को बेसिकली मुख्य रूप से इसका कर्ता धर्ता या शुरुआत करता माना जाता है। न्यायमूर्ति जो भगवती है, इन्होंने देखो क्या कहा था, ये इनका ही स्टेटमेंट है, बुक में नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें सर्च में करती रहती हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया है कि जनहित याचिका की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो। उन्होंने प्रक्रियात्मक तकनीकताओं का पालन पर जोर नहीं दिया। प्रक्रियात्मक वही लोकस स्टैंडी, कि वो एक प्रक्रिया है कि केवल वही पक्ष जो है वह कोर्ट में जाएगा जिसके अधिकारों का हनन है, तो लोकस स्टैंडी एक प्रक्रिया हो गई। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रक्रियाओं के पालन पर जोर नहीं है, न्याय पर जोर है। इसलिए तीसरा पक्ष भी अगर उसकी तरफ से जा रहा है या फिर न्यायाधीश स्वतः संज्ञान भी ले रहा है, स्वी मोटो भी ले रहा है, तब भी वह कर सकता है। जैसे कि आप सुनेंगे अभी मणिपुर का मामला था, महिलाओं के साथ हिंसा अत्याचार हुआ था, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया कि खुद स्वतः संज्ञान लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर उस मुद्दे को सुलझाया गया था, उस मुद्दे के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। तो ये है सुमोटो, ठीक है। सो तकनीकताओं के पर जोर नहीं दिया, और यहाँ तक कि सार्वजनिक विचारधारा वाले व्यक्ति के सामान्य पत्रों को भी रिट के रूप में, तो चाहे आप टेलीग्राम कर दो, ये वो वाला टेलीग्राम नहीं है जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया का, जो टेलीग्राम आप पत्राचार करते हैं, पत्राचार
टेलीग्राम, है ना, आपने तार कर दिया, आपने कोई चिट्ठी लिख दी, तो ये सारी चीजें उसमें मानी जाएंगी, ठीक है। सो टर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फर्स्ट यूज बाय जस्टिस PN भगवती। इनका जजमेंट था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान में के सिद्धांत, ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक, में निहित सिद्धांत के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। बताइए जल्दी से, सोचिए कहां पे होगा ये। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूं, आपको बस एक आर्टिकल बता देना है। क्या ये आर्टिकल 14 है? क्या फंडामेंटल राइट में ये लिखा है क्या, कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा को विस्तारित करना? आर्टिकल 51 जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो गया। ये आपका फंडामेंटल 39A है, ये आपका DPSP का हिस्सा हो गया। 51A ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा हो गया। 32 और 226 की बात करें तो ये रिट को लेकर है, रिट या याचिका दायर करना, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि जनहित याचिका की अवधारणा संविधान की तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत की बात भी यहाँ पे की गई है कि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित करना। किसी को अभी तक याद आ रहा है? जिस भी बच्चे को याद आ रहा है कमेंट जरूर कर देना। आर्टिकल 39A। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा कैसे है? आर्टिकल 39A क्या कहता है? चूंकि ये DPSP का पार्ट है, आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39 का या 39A, इसमें ये कहा जाता है कि बेसिकली राज्य का ये कर्तव्य होगा, है ना। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि राज्य किस चीज के लिए प्रयास करेगा, ताकि जो लोग हैं उनको त्वरित जो न्याय है बेसिकली वह मिल सके, है ना। सो आर्टिकल 39A बात करता है प्रोवाइड अ राइट टू सीक लीगल एड, कानूनी सलाह, वो भी फ्री, लीगल एड और वो भी फ्री, क्योंकि ताकि गरीबों को निशुल्क सहायता की बात करता है, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता। आपने नालसा सुना? व्हाट इज नालसा? क्या ये वही है? सो लीगल एड अगर आपको क्या करना है, फ्री में जो स्टेट है वह स्टेट की यह ड्यूटी है कि वह सिक्योर करे कि बेसिकली ऐसे लोगों को जो कि खुद अपना बेसिकली अपने लिए न्याय मांगने के लिए नहीं जा सकते, या फिर उनके पास कोई वैधानिक, उनको नहीं पता कि कैसे लड़ना है, कैसे हमें अपना मुकदमा लड़ना। मान लो कोई गरीब आदमी है जिसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया कुछ दबंग टाइप के लोगों ने समाज के, तब वो गरीब आदमी कैसे अपनी ज़मीन को छुड़ाएगा? तो उसके लिए कौन देगा सलाह? अगर आप ये कहे कि जो भी न्यायालय है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब उनकी हैं, न्याय उनके लिए है जिनके पास पैसा है, तो गरीबों का क्या होगा? तो सरकार तो DPSP के तहत वेलफेयर स्टेट की बात कर ली है, कल्याणकारी राज्य की बात करती है। तो बेसिकली ये कर्तव्य किसका होगा बच्चों? ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता जो है वह उपलब्ध कराए समाज के कमजोर वर्गों को, ताकि इन्हें भी न्याय मिल सके। सो इट्स 39A, है ना। सो हमने देखा, जैसे कि एक और देखो, सो PIL को ये इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमेबाजी का जो प्रावधान है उसको ही हम PIL कह सकते हैं। जैसे कि एक अभी देखो दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था, न्याय फाउंडेशन, तो मैंने कहा था ना कोई संस्था भी हो सकती है, तो यहाँ पर न्याय फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया था कि जेल में जो, और जेल कौन सी थी? तिहाड़ जेल, है ना, बहुत ही मशहूर जेल। तिहाड़ जेल में जो कैदी है बेसिकली वह नंबर ऑफ कैदी ज़्यादा है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी, इस पर सवाल उठाए थे, तो इसको लेकर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कई तरीके से हम देखेंगे कि जनहित याचिकाएं कई मुद्दों पर जा सकती हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी का मामला हो, जैसे कि उपेक्षित बच्चे हों, जैसे कि दंगा पीड़ितों की याचिका हो, जैसे कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करना हो, महिलाओं पर अत्याचार
अत्याचार है, जेल में दाखिल उत्पीड़न आपने देख ही लिया, न्याय फाउंडेशन है ना, इसका एग्जाम्पल देख ही लिया। पुलिस द्वारा मामला दायर ना किए, अगर पुलिस ने मामला दायर नहीं किया है आप याचिका डाल सकते हैं, ठीक है, कि सुनवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, और अगर ये वर्ग जो है वह पुलिस अत्याचार कर रहा है तब याचिका हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति का रख रखाव, ठीक है। तो ये कुछ, जैसे कि एक मूवी है साउथ की जय भीम करके, आप देखेंगे कि उस मूवी में जो पुलिस है वह क्या कर रही है, कुछ ऐसी जनजातियां या फिर कुछ ऐसी जातियां जिन्हें समाज में कम अधिकार प्राप्त है, कम, चाहे आर्थिक की बात करें, सामाजिक बात करें, उनकी स्थिति बहुत खराब है, पुलिस उन पर अत्याचार करती है। जैसे ही एक PIL जो है वह उनका वकील दायर कर देता है और ऐसे में उन्हें न्याय मिल जाता है। तो ये क्या है कि अगर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आर्थिक रूप से, मेन तो PIL का उद्देश्य यही है ना, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब सार्वजनिक हित के लिए मुकदमेबाजी करना, बस यही है PIL, ठीक है। सो जनहित याचिका को किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, किसी कानून या अधिनियम में इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अगर कहे तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषा जरूर दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा को आपको याद रखना है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा के पे विचार करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इसकी जो व्याख्या है वह की जाती है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आ गई ना, तो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालत द्वारा जनता को दी गई शक्ति है, और याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका सार्वजनिक हित के लिए दायर की जा रही है, ना कि केवल एक व्यस्त निकाय द्वारा कुछ तुच्छ मुकदमे के रूप में। तो यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि हाँ, इस मामले में संवैधानिक वैधानिक जो कर्तव्य है वह निहित है, और न्यायपालिका इस बात को मानती है कि चूंकि कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से गरीब लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनके फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, वो खुद सक्षम नहीं है, उनके लिए न्यायपालिका काम करेगी। क्योंकि न्यायपालिका अपना से संवैधानिक कर्तव्य समझ रही है, तो वो PIL को आगे बढ़ावा दे रही है, ठीक है। चलो अब देखो, आप बात आई, अदालत स्वयं मामले में संज्ञान ले सकती है, स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान कि मान लीजिए न्यायाधीश खुद भी याचिका दायर कर सकते हैं बदुआ मजदूरी का मामला, अगर उनको दिख गया तो, ठीक है, क्लियर। सो ये है स्वतः संज्ञान या सुमोटो। सो सुमोटो दैट मीन्स, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, है ना, ऑन इट्स ओन मोशन, कि जब सरकार अगर न्यायपालिका अगर चाह रही है तो वह कर रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की, एक्टिविज्म की, जुडिशियल एक्टिविज्म लास्ट बात की थी हमने। जुडिशियल एक्टिविज्म में हमने क्या समझा था, हमने जाना था कि बेसिकली विधि के आगे जाकर न्याय करना, विधि या प्रक्रिया के आगे जाकर न्याय करना, विधि या प्रक्रिया के आगे जाकर न्याय करना, यही तो था जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का ही एक टूल है जुडिशियल, जो एक्टिविज्म है, सक्रियता है, उसको लागू करने का एक तंत्र है PIL, इसको लागू करने का एक तंत्र है PIL। तो ना केवल देखो, सुमोटो क्या है कि हमने देखा कि सामान्यवाद कैसे होते हैं, सामान्य मुकदमे कैसे होते हैं, सामान्यवाद या मुकदमे, दो पक्ष लड़ रहे हैं, दो पक्षों का विवाद है, यही तो होता है, तीसरे का कोई काम नहीं, दो पक्षों का विवाद है, अब ये कोर्ट जाएं आपस में लड़े मरे, कोई मतलब नहीं, A और B दो पक्ष हैं, ठीक है। और PIL में क्या हो रहा है, या तो कोई संस्था है या तो कोई व्यक्ति है, मतलब एक तीसरा पक्ष है, मतलब एक तीसरा पक्ष है, तीसरा पक्ष जो है वह मुकदमा दायर कर रहा है सार्वजनिक हित के लिए, उसी को PIL कह दिया, ये मुकदमा दायर करेगा। सो फिर हम PIL की तरफ आ गए। या फिर जब हम सुमोटो की बात करेंगे, सुमोटो कॉग्निडेंस, इसका मतलब होता है कि न्यायाधीश जो है वह खुद लागू कर दे रहे हैं, न्यायाधीश जो है वह खुद इस तरीके के PIL जो है वह दायर कर दे रहे हैं और इस पर सुनवाई कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो
अब आप मैं उस तरह के मामले बताती हूँ। तो 4 मामलों पर बच्चों हम बात कर चुके हैं। तो पहला मामला मैंने आपको बताया, जनहित याचिका को पहले रिपोर्ट किया गया पहला मामला था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला, 1979 का मामला था। और जेल और विचाराधीन जो कैदी थी उनकी अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से ज्यादा जो विचाराधीन कैदी थे इनको रिहा किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिकली त्वरित न्याय का जो अधिकार है ना, जो त्वरित न्याय का अधिकार है ये आपका एक बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में उभरा है। और इससे चूंकि कैदियों को वंचित किया गया था तो बाद के मामलों में भी यही निर्धारित पैटर्न जो है वह अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें ये बात जो है वह शामिल है। सो इसमें याद रखना कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया था कि भाई कुछ केसेस में राइट टू फियर, आपके जीवन की सुरक्षा, राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है ना, इतनी इंग्लिश सीखो आप सभी। राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सम केसेस फ्रॉम विच इट डिक्लेयर दैट द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसको फंडामेंटल राइट माना गया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये पहला मामला था हुसैन आरा खातून का। आगे देखो, अब एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले की बात करें। अब देखो इसमें बच्चों पीएन भगवती, क्यों आखिर पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? क्योंकि पीएन भगवती के द्वारा ही जनहित याचिका आंदोलन के नए युग की शुरुआत की गई थी। और इस मामले में मतलब एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में इन्होंने माना था कि सच्चाई के साथ काम करने वाले सार्वजनिक या सामाजिक कार्य समूह का कोई भी सदस्य कानूनी उल्लंघन के खिलाफ निवारण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय जब वो जा सकता है, हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंतर्गत वो ही रिट दायर करना, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत। तो यहां पर ये कहा गया कि बेसिकली रिट क्षेत्र अधिकार का आह्वान कर सकता है। तो पीएन भगवती के द्वारा ये बात जो है वह कही गई, और इसमें इन्होंने सामान्य नियमों को शिथिल कर दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता है पीआईएल की, सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, क्योंकि सामान्य नियम तो लोकस स्टैंडी थे। लोकस स्टैंडी सबसे पहले समझाया ना, वही लोकस स्टैंडी है ना। चलो, सो उन व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार जो सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य विकलांगता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, इनकी जगह कोई और व्यक्ति जो है वह चला जाए। ठीक है, आगे समझ में। 2 मामले और देखो, एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला। गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ लाई गई एक जनहित याचिका में, ताकि गंगा जल के किसी भी अन्य प्रदूषण को रोका जा सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो याचिका करता है हालांकि नदी तट का मालिक नहीं है, लेकिन वह वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का हकदार है, क्योंकि वह गंगा जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति है। तो यही तो बात हमने देखी थी कि बेसिकली पीआईएल है क्या, कि जनहित याचिका, जनहित भावना के लिए जो व्यक्ति रुचि रखता है बस उतना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में होना होगा, ब्यूरोक्रेट होगा या वकील होगा, केवल वही पीआईएल दायर कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि लोगों का हित हो, है ना, तो आप कर सकते हैं। चलिए, एक और मामला विशाखा, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। मामले के फैसले ने और यौन उत्पीड़न को 14, 15 और 21 के संवैधानिक जो अधिकार है उसके उल्लंघन के रूप में माना। और यहाँ पे कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए निर्देश दिए गए, है ना। और अधिनियम भी बनाएगा 2013 में, अधिनियम भी बनाएगा 2013 में। तो यहाँ पे 4 मामले हैं, हुसैन आरा खातून, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ और विशाखा मामला। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक बार ना आप थोड़ा सा विशाखा जो गाइडलाइंस है उसको देख लीजिएगा। अच्छा, भारत में इसकी जो शुरुआत है वह 1980 से होती है ना। भारत में इसकी जो शुरुआत है वह कैसे होती है, 1980 से होती है।
चलो अब इसके कुछ मैं उद्देश्य वगैरह आपको बताऊं, उसके पहले एक क्वेश्चन और देखो। जनहित याचिका के महत्व के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने और कानून एवं न्याय के बीच में संतुलन की तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही। जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य है गरीब और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ और न्याय संगत बनाना, और यह सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है। सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है। यस, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि जनहित याचिका के महत्व की चर्चा करते हैं, मतलब आपको इस संदर्भ में विचार करना है, तो तीसरा तो इसकी कमी को उजागर कर रहा है। तीसरा क्या है, इसकी कमी, ना कि महत्व बता रहा है। ये बात है तो सही कि ऑलरेडी अदालत में 3 से 4 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए, ये आपके मेंस का पोर्शन होता है, मेंस का पार्ट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो तीसरा इसमें सही नहीं होगा। आंसर क्या होगा कि इसके महत्व के संबंध में 1 और 2 सही हैं। आओ मेंस का क्वेश्चन दिखाती हूँ। न्यायिक विधान भारतीय संविधान 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है और इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने और प्रार्थना करते हुए बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर करना उचित है। यह प्रश्न पूछा गया है जनहित याचिकाओं को लेकर, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की, और फिर लास्ट हमें इसके बारे में बात करनी है, इसके सिद्धांत क्या और फिर इसकी कमियां क्या है, ठीक है, उसको दूर कैसे किया जाए। तो देखो, उद्देश्य और विशेषताएं पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ नोट करवाती हूँ कि आखिर इसका उद्देश्य और विशेषता, केसेस और वगैरह हमने सारे देख लिए। थोड़ा सा मैं उद्देश्य बताती हूँ PIL के और विशेषताओं की बात करती हूँ, ठीक है। जनहित याचिका, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर जो उद्देश्य है वह क्या है, और दूसरा फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं जो है वह क्या है, ठीक है। चलो, सो जनहित याचिका फर्स्ट है इसका उद्देश्य। अब तक तो उद्देश्य आप भी समझ गए होंगे कि जो गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसकी मदद करना, है ना। गरीब, असहाय, गरीब या सुविधाहीन लिख लो, गरीब, सुविधाहीन वर्गों की मदद करना, या हम ये कहें न्याय की पहुंच सुलभ कराना। न्याय की पहुंच ही तो सुलभ हो रही, पहले ये खुद अपने लिए मांग नहीं सकते थे, कोई और इनके लिए मांग के दे रहा है, तो न्याय की पहुंच सुलभ हो गई, नहीं हो गई, हो गई ना, है ना। तो एक उद्देश्य ये हो गया। अब देखो दूसरा उद्देश्य क्या है, कानून का शासन, कानून के शासन की रक्षा, कानून के शासन की रक्षा। अब विधि का शासन कहता है, आर्टिकल 13 कहता है ऐसा कोई भी लॉ जो है वह नहीं बनाया जाएगा, उसको लीगल कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वह फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता है। तो जनहित याचिकाओं के संदर्भ में ये बात भी बिल्कुल सही बैठती है, ठीक है। और तीसरा इसमें है मौलिक अधिकारों का समर्थन करता है। ये 3 उद्देश्य हैं इसके। मौलिक अधिकारों को सार्थक करेगा, मौलिक अधिकारों को सार्थक करेगा, ठीक है। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। तो एक तो विशेषता यही हो गई कि इससे गरीब जनता को न्याय मिल जाता है, ठीक है। इससे क्या हो गया, इसकी पहली विशेषता तो यही हो गई कि गरीब को न्याय मिल जाता है, गरीब को न्याय मिल जाता है PIL के माध्यम से। इसके अलावा एक इसकी विशेषता ये है कि बेसिकली जो सामान्य पक्ष है, अब तक जो हमने देखा
जो मैंने आपको समझाया कि सामान्यवाद में, वैसे सारी चीजें मैंने बता दी है, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स एक साथ लिखवा देती हूँ कि आपको ये ना लगे कि आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, क्योंकि समटाइम्स बच्चों ऐसा हो जाता है कि जब हम टीचर को सुन रहे हैं, आप अटेंटिव तरीके से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी क्या है कि आप कुछ चीजों को स्किप कर देते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 4 पॉइंट लिखवा दूंगी, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। तो देखो, सामान्यवाद में क्या होगा कि 2 पक्ष होंगे, जो कि मैं आपको बता चुकी, है ना, 2 पक्ष होंगे। लेकिन पीआईएल के केस की क्या विशेषता है कि इसमें तीसरा पक्ष न्याय मांग सकता है, तीसरा पक्ष न्याय मांग सकता है। इसके अलावा गरीब, अशिक्षित, सुविधाहीन, ये सारी बातें हो गई, है ना। तो संवैधानिक और कानूनी जो हित है इनकी अनदेखी ना हो, जो सुविधाहीन जो वर्ग है, सुविधाहीन वर्गों की जो कानूनी व संवैधानिक हित है या हितों की अनदेखी ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि बाकी लोगों को तो न्याय और चीजें मिल गई, इनको नहीं मिल पा रहा, तो इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, अनदेखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और लिख लो कि बेसिकली इसके लिए न्यायालय जो है मुखर भूमिका में है, एक्टिव भूमिका में है, मतलब न्यायिक सक्रियता का ही तो माध्यम है। तो न्यायालय की इसमें कैसी भूमिका होती है, मुखर भूमिका होती है या सक्रिय भूमिका लिख लो। और इसके लिए एक विशेषता है कि बेसिकली विधियों में या प्रक्रियाओं में लचीलापन, ऐसा नहीं है कि लकीर के फकीर बनना है कि ये विधि है, विधि वही है तो है लोकस स्टैंडी, तो विधियों का लचीलापन, विधियों का लचीलापन। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, जो लोकस स्टैंडी सबसे पहले समझाया, पहले लोकस स्टैंडी नियम हुआ करता था ना, अब लोकस स्टैंडी नियम की जगह क्या हो गया, पीआईएल हो गया। तो पहले लोकस स्टैंडी में क्या था, जिसके साथ गलत हुआ केवल वही जा सकता है। तो बच्चों ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आ गया समझ में। जनहित याचिका की ये यहाँ पे उद्देश्य दिए हैं, यहाँ पे ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, साइड हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ सिद्धांतों की। ठीक है, तो विशेषताएं कुछ हो गई, वैसे सारी चीजें लिख बता दी हैं, जरूरत नहीं है इसकी। जनहित याचिकाओं का सिद्धांत, आखिर इसके जो सिद्धांत है वे क्या क्या होंगे। ठीक है, कुछ सिद्धांतों की बात कर ले। पहला सिद्धांत इसका ये है जनहित याचिका का, आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 32 और 226। ये आर्टिकल क्या कहते हैं, रिट दायर करने की बात करते हैं। एंड व्हाट इज रिट, एक लीगल ऑर्डर, है ना, कि जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो आप न्यायालय जाते हैं, और ऐसे में न्यायपालिका क्या करता है, रिट जो जारी है वह करता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट कुछ ऐसे आदेश निर्देश जारी करता है कि इस फंडामेंटल राइट को लागू किया जाए। जैसे कि 5 तरह की रिट अब तक हमने पढ़ी, फंडामेंटल राइट का चैप्टर आप देख लेना, उसमें हमने इन रिटों की बात की। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, जिसमें कि हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की बात की, है ना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो गया। इसी तरीके से तो आर्टिकल 32 226 इसका सिद्धांत है। हमने तो यही पढ़ा था, न्यायपालिका जो है वह हमारे फंडामेंटल राइट का अभिभावक है, हमारे फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, हमारे फंडामेंटल राइट का गार्जियन है ना, गारंटर है। रक्षक भी वही है, गारंटर भी वही है। संविधान में गारंटी दी गई है, बट बाकी इसको लागू इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी संवैधानिक चूंकि न्यायपालिका का है। तो हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन हुआ तब आप क्या कर रहे हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बट अब आप नहीं, आपकी जगह कोई और भी जो है वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तीसरा पक्ष भी जा सकता है। तो जो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट आप कहाँ जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट।
कमज़ोर वर्गों के फंडामेंटल राइट लागू कराने हेतु कोई और व्यक्ति जाए, ये भी इसका सिद्धांत है। लागू कराने हेतु तीसरा पक्ष जाए, तीसरा पक्ष कोर्ट या अदालत जा सकता है। अदालत क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक इसका एक सिद्धांत ये है कि चूंकि पीआईएल की हमने परिभाषा ही देखी है कि भाई सार्वजनिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो एक सिद्धांत क्या कहता है कि जो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, फंडामेंटल राइट की बात तो यहाँ हो गई, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे या संवैधानिक अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब आप पीआईएल जो है वह दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत हो गया कि बड़ी संख्या में लोग, या फिर ये हो सकता है कि सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, या फिर समाज में क्या हो रहा है कि बहुत मतलब एक समूह के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सभी के फंडामेंटल राइट जा रहे, हो सकता है ऐसे 100 लोग हों, ऐसे 1000 लोग हों, ऐसे लाख लोग हों, तो उनकी तरफ से बेसिकली कोई और जा रहा है तो अगर वह न्यायालय को पत्र भी दे रहा है तो इसके सिद्धांतों के अंतर्गत जो टेलीग्राम है, पत्राचार की बात करें या पत्र, इसको पीआईएल एज अ पीआईएल कंसीडर किया जाएगा। चूंकि हम देखेंगे कि लोगों के अधिकारों को लागू कराना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है ना, तो उसके लिए वह प्रयास करेगा। दो हो गए। तीसरा हम इसमें देखेंगे, कहा जाता है कि अगर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, 14 इक्वालिटी की बात करता है, 21 किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ की। कहा जाता है कि अगर इन फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इन फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो कोर्ट कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने से हटेगा नहीं, हिचकेगा नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। कोर्ट कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बात और, इसके सिद्धांतों में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि जरूरी नहीं है कि जो पहले से नियम है या फिर पहले से जो न्याय निर्णय किया गया है, जो विधि बनाई गई है उसी को फॉलो किया जाए। हमें ये देखना है कि जनहित याचिका की प्रकृति कैसी है, जनहित याचिका किस तरह की आई है, उस तरह से हम जो न्याय है वह दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि पूर्व न्याय लागू है या नहीं, मतलब इसके पहले जो जजमेंट, जो न्याय किया गया था, पूर्व न्याय लागू होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, इस बात को तय सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना। याचिका की प्रकृति पर निर्भर करता है, याचिका की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पूर्व न्याय लागू मतलब अगर किसी केस में पहले कोई किसी तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट दे चुका है, लेकिन याचिका की प्रकृति दूसरे तरीके की है, तो हो सकता है कि उस पर इसको लागू ना किया जाए। ठीक है, इसके अलावा नियमों को शिथिल करना है ना, इसके अलावा इस बात को भी यही लिख लो कि बेसिकली नियमों को शिथिल करना, चलो खैर अलग से ही लिख देती हूँ। भाई लोकस स्टैंडी वाली बात आपको सब एक जैसा तो नहीं लग रहा, आप सोच रहे होंगे कि मैम वहां भी लिख पा रही, अरे सिद्धांत लिखोगे या विशेषताएं लिखोगे कुछ बातें सेम है, पढ़ाना मेरा काम है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोकस स्टैंडी का पहले रूल होता था, तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है न्यायपालिका, पीआईएल के साथ सिद्धांत अपना रहा है कि जो नियम हमने बनाए थे ना, अब हम न्याय के लिए नियमों के आगे जाएंगे, न्याय के लिए नियमों के आगे जाकर न्याय करना। सो नियमों में शिथिलता, नियमों में शिथिलता है ना, ताकि या ढीलापन देना नियमों में, ताकि न्याय जो है उसको लागू करा जा सके। ठीक है, एक बात और इसमें सिद्धांत ये माना जाता है कि दो पक्षों के बीच का विवाद है तो उसको पीआईएल कंसीडर नहीं किया जाएगा। दो पक्षों का विवाद
दो पक्षों का विवाद PIL कंसीडर नहीं किया जाएगा। PIL, क्योंकि इसके लिए तो आप अलग से ही सीधे जाके लड़ सकते हैं ना, उसके लिए PIL दायर करने की क्या ज़रूरत है। सो PIL के रूप में मान्य नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, आगे समझ। एक दो सिद्धांत और इसके देख लो। जैसे कि इसमें ये कहा जाता है, अगर मान लो ज़रूरत पड़ती है कि कोई स्थिति ऐसी है और अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी कमज़ोर वर्ग के साथ मान लीजिए अन्याय हो रहा है, तो क्या करेगी वह, कोर्ट चाहे तो कोई नियुक्ति कोई आयोग जो है वह बना सकती है, आयोग या नई नियुक्ति वह कर सकती है। ठीक है, और साथ में इसमें यह भी सिद्धांत अपनाया गया है कि साधारण तो मतलब सामान्यतः, बेसिकली सामान्यतः नीति बनाएगा नहीं। इसके अंतर्गत जनहित याचिका के सिद्धांत में सामान्यतः इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो न्यायपालिका है वह नीति नहीं बनाएगा। लेकिन अब ये तो जनहित याचिका की बात, मतलब जनहित याचिका किसका साधन है, जनहित याचिका जो है वह साधन है न्यायिक सक्रियता का, जो कल हमने पढ़ा न्यायिक सक्रियता का। न्यायिक सक्रियता में तो वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, प्रोएक्टिव तरीके से जुडिशरी है वह अपना रोल अदा कर रही है, कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को भी कर दे रही है। लेकिन यहाँ पे सिद्धांतवश इस बात को अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि सामान्यतः जो है वह नियमों को नहीं तोड़ेगा, सामान्यतः नीति बनाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। सामान्यतः शब्द है, विशेषतः तो कर सकता है। सामान्यतः नीति बनाने की सीमा, नीति बनाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, ओवररीच नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। सामान्यतः शब्द इसलिए लिख दिया क्योंकि विशेषतः तो भाई कर ही सकता है, वही बात है। अब जब यहाँ पे लिखा है कि नियमों में शिथिलता, तो कहाँ तक इसको फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ सिद्धांत के रूप में इसको जो है वह ज़रूर अपनाया गया है। अब एक बात और देखो कि बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है कि हर एक बात के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है तो कुछ चीज़ें कैसी हो सकती है, बुरी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि जो PIL है कुछ नेगेटिव भी होगा, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कोई गोली नहीं है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स, और अब कई रिपोर्ट WHO की भी रिपोर्ट आई है कि ऐसा नहीं कि भाई सर दर्द हुआ तुरंत आपको 2-3 टैबलेट्स पता है, बुखार हुआ आपने तुरंत PCM खा ली, पैरासीटामोल, है ना। या फिर कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं कि जैसे कि आप लोगों ने एक गोली का नाम सुना होगा जो एस्प्रिन करके आती थी, सरकार ने उस पर बैन लगाया हुआ है, हमें पता नहीं रहता लेकिन फिर भी हम उस तरह की टैबलेट्स लेते रहते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक ऐसे नहीं लेनी है ना, कि ज़रा सा कुछ भी हो रहा है तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है कि मैं भी 2 ग्लास लूँ तो मेरा सर दर्द करे, अब उसके लिए टैबलेट कहाँ तक ले जा सकती है। थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा बैठो सुकून से, शायद ठीक हो जाए, है ना। चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, घूमाओ थोड़ा पार्क में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि भाई याचिका जो है, ये जनहित याचिका जो है, ये गोली नहीं है, ना ही हर एक मर्ज की दवाई है, ना एक हर एक मर्ज की दवाई है। तो इसने ये कहा कि इसका अनिवार्य आशय जो है, अनिवार्य आशय वह है कि कमजोर वर्ग और जो साधनहीन वर्ग है, जो अपने अधिकारों की रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसके अधिकारों की रक्षा कोई और कर दे, है ना। उसके अधिकारों की रक्षा कोई और कर दे। गरीब है, लाचार व्यक्ति है, सामाजिक आर्थिक निशक्तता है, विकलांग व्यक्ति है, नहीं जा पा रहा, वह कोर्ट नहीं जा सकता, वह उसकी कई ऐसी कमजोरियां हैं कि वह अपने लिए न्याय नहीं मांग सकता। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वह आई है इसके मिसयूज को लेके, वह आई है किसके, इसके मिसयूज को लेके, इसके दुरुपयोग को लेके। तो इसके दुरुपयोग को आखिर रोके कैसे, इसका जो दुरुपयोग है, जो इसका मिसयूज है, आखिर इसको कैसे रोका जाए, क्या इसकी सीमाएं लगाई जाए, है ना। किस सीमा तक कौन सी जो PIL है उसे न्यायालय सुनवाई योग्य माने, क्या आखिर ऐसा हो। ठीक है, मैं आपको अटॉर्नी जनरल रहे सोली सोराब जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट। ये अटॉर्नी जनरल रहे, इन्होंने 3 बातें बताई कि इससे जो ये चीज़ें हैं वह रुक सकती हैं। अब ये रुकेंगी कैसे, ये रुक सकती हैं कि बेसिकली
आप क्या कर दें कि जैसे कि देखो, अगर फ्री की चीज है तो जिसको नहीं भी खाना वो फेंकेगा जरूर। अगर आपको खरीद के खाना है तो फिर आप सोचोगे उस विषय में। लेकिन कोई भी चीज अगर फ्री में अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे पानी की मान लो इतनी सारी बोतल रखी है, सभी के लिए अवेलेबल है ये बॉटल्स, है ना। हो सकता है किसी को नहीं भी पीना है फिर भी उठाई, थोड़ा बहुत एक आध सिप लिया और उसको फेंक दिया, मे बी हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे मामले डेफिनेटली हो सकते हैं जहां पर टोटली तरीके से अनावश्यक था, फिर भी अगर किसी ने पीआईएल जो है वह दायर की है, उसको लागत के साथ, बेसिकली अनुकरणीय लागत के साथ अस्वीकार करना। ठीक है, तो सोलिसिटर आप जी क्या कहते हैं, संदिग्ध जनहित याचिका अगर है तो उपयुक्त मामलों में अनुकरणीय लागत के साथ इसको अस्वीकार किया जाए, या फिर अगर हम फाइन लगाने की बात करें, आप फाइन लगाए। जैसे कि अच्छा आप देखेंगे तभी तो ऐसे मामले रुके ना कि आप जुर्माना लगाने आप दंड दे दें। सेकंड ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण परियोजना है, कोई सामाजिक आर्थिक नियमों में विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, महत्वपूर्ण परियोजना या सामाजिक आर्थिक नियमों में बहुत दिनों के बाद जो चुनौती है वह दी जा रही है, तो ऐसी याचिकाओं को निलंबित कर देना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई परियोजना आज से 10 साल पहले की थी कि वहां पे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, अब तब हुआ था, अब हम अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ज्यादा ड्यूरेशन हो गया है तब भी ऐसे जो पीआईएल है उसको हम निलंबित कर दें। थर्ड, अगर जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करना या हर जाने को कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 बातें इनके द्वारा जो है वह बताई गई। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जो कि मिसयूज को रोक सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। इसमें देखो ये कहा न्यायालय कहता है कि सचमुच जरूरी और जो वैध पीआईएल है उनको प्रोत्साहित करना। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है या फिर न्यायालय क्या कह रहा है, न्यायालय कह रहा है कि सच में जरूरी है, सचमुच अनिवार्य है, सचमुच अनिवार्य है, तो ऐसी पीआईएल जो है इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जैसे कि आप देखोगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ भी बड़ी समस्याएं हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने दे तो दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें क्या है कि लोग बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां मांग रहे हैं। ऐसी जानकारियां मांगना, है ना, ऐसी जानकारियां मांगना जो शायद उनके किसी काम की नहीं है, तब सरकार क्या कर रही है, फाइन लगा रही है, उनसे शुल्क ले रही है ना। सो देखो यहाँ पे पहली बात ये कही कि और ऐसी जानकारियां अगर है जो कि ऐसे विषयों से संबंधित है उन्हें क्या करना, हतोत्साहित कर देना। ठीक है, चलो साथ में ये कहा जाता है कि बेसिकली दुरुपयोग को रोकने के लिए कि जो न्यायाधीश हैं वह इस तरह के पीआईएल निपटाने के लिए वे क्या कर सकते हैं, स्वयं अपनी जो प्रक्रिया है वह विकसित कर सके। तो जो जजेस हैं, जजेस पीआईएल, यही तो सुन रहे हैं, जजेस पीआईएल को निपटाने के लिए वो खुद अपने विवेक अनुसार देख लेना कैसे मामले को सुलझाना है, पीआईएल को निपटाने हेतु प्रक्रिया बना ले, प्रक्रिया विकसित करें। प्रक्रिया विकसित करें। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है कि बेसिकली अगर कोई पीआईएल ऐसी है जो कि बहुत ज़रूरी है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से उसका एक सत्यापन अगर हम करा लें, है ना। जैसे कि देखो हमने जाना था कि न्यायपालिका हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंटीग्रेटेड में एक जो कारण, एक हमने उसका तरीका देखा था कि इंटीग्रेटेड कैसे है, तो जो निम्न न्यायालय है हम उनकी शिकायत और उनके निर्णयों के खिलाफ अपील हम हायर कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील आप करोगे तो उसके पहले कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि अगर वह मामला फंडामेंटल राइट वायलेशन का नहीं है तो ऐसे में हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है ताकि उच्चतम न्यायालय का जो समय है, जो कार्रवाई का समय है, वो बेसिकली अनावश्यक रूप से खर्च ना हो। वो जब बता देगा कि वास्तव में संवैधानिक या विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न इस केस में है, तब जाके वो अपील सुनता है। तो अगर हम कुछ ऐसा सत्यापन टाइप का कुछ कर दें, है ना, अगर हम बेसिकली सत्यापन टाइप का कुछ कर दें कि आखिर किस विषय में है, किस विषय में है या क्या है, कहीं ना कहीं हम इसके एक
सत्यापन का बेसिकली काम अगर कर दें तब भी इसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी से हाँ या ना में कुछ पूछा, उसने जल्दी आंसर दे दिया, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। जैसे कि यूपीएससी पूछता है, क्योंकि यूपीएससी आपसे केवल हाँ ना नहीं पूछ रहा, वो सामान्य लोगों के लिए है। आपसे वह पूछता है कि क्यों, आखिर हाँ तो क्यों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित, को तर्क नहीं करना है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये सारी बातें हैं। इसके अलावा देखो, पीआईएल की सुनवाई करने के पहले न्यायालय चाहे तो खुद भी ये आश्वस्त हो जाए कि क्या वास्तव में ये सार्वजनिक महत्व का मामला था या फिर वास्तव में लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था। तो कई इस तरीके से जो काम है वह किए जा सकते हैं ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके, या फिर गलत इरादों पर, जो हम ये कहें कि अगर मान लीजिए गलत विषयों पर या फिर गलत इरादे से दायर की गई है, गलत इरादे से पीआईएल दायर की गई, तो इस पर जुर्माना लगा दो, फाइन कर दो इसको, सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, फाइन लगा दोगे तो अपने आप चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये था हमारा जनहित याचिका वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो आप शुरू से बता देती हूँ। सो हमने आज की क्लास में बात की जनहित याचिका विशेषताएं, है ना, और पीआईएल दाखिल करने के दिशा निर्देश, दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय है हमने जाना। सबसे पहले हमने शुरुआत लोकस स्टैंडी से की थी। लोकस स्टैंडी में एक पर्सन का राइट, जैसे कि ये पर्सन रानी है, इसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, सो द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट, न्यायालय जाने का अधिकार है, ये लोकस स्टैंडी सिद्धांत है। बट इस सिद्धांत को थोड़ा सा हम अगर ब्लर कर दें तो तीसरा पक्ष भी चला जाएगा, वो पीआईएल है। लोकस स्टैंडी का शब्द ये कहता है कि जो अजनबी है या स्ट्रेंजर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अगर वह डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं है वो कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन हमने देखा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि अब यहाँ पर जो तीसरा पक्ष है ये भी शामिल है ना, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, ये जा सकते हैं इन सभी की ओर से न्याय को मांगने के लिए। दैट इज कॉल्ड पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सार्वजनिक हित के लिए मुकदमेबाजी करना। और हमने इसके उद्देश्यों की बात की कि क्या क्या आखिर इसके उद्देश्य होंगे, उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमने 4 केसेस की बात की, जीजा घोष, हुसैन आरा। हुसैन आरा फर्स्ट है, ये कल हमने न्यायिक सक्रियता में इस केस को देखा था, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। सो ये फर्स्ट केस था, ध्यान रखना, हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, है ना, एमसी मेहता एंड विशाखा। साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका इंडिया में 1980 के दशक में, 1980 के दशक से न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए पीआईएल की जो शुरुआत है वह होती है, और इसमें पीएन भगवती का बहुत बड़ा रोल था। पीएन भगवती ने कहा कि तार या चिट्ठी को भी पीआईएल माना जाएगा। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि संविधान में फिलिंदा ब्लैंक निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, आगे एक्सप्लेन भी किया, कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा को विस्तारित किया जाए। 1439 ने आंसर क्या था, 39A। 39A कहता है फ्री लीगल एड एंड एडवाइस राज्य का कर्तव्य होगा गरीबों को देना, है ना, क्लियर। हमने यहाँ पर सुसो मोटो की बात की, जनहित याचिका को कहीं परिभाषित नहीं किया, न्यायिक सक्रियता का एक टूल है। न्यायाधीश स्वतः संज्ञान सुमोटो भी ले सकते हैं, चाहे श्रमिक हो, दंगा पीड़ित हो, बधुआ हो, जेल में दाखिल, उत्पीड़न हो, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, शिकायत नहीं लिख रहे, कमजोर वर्ग है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है ना, पर्यावरण प्रदूषण, आप लोग कर देना कोई खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए पीआईएल लगा देना। जैसे कि आप देखेंगे फरीदाबाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट का मामला बाद में बताती हूँ। फरीदाबाद में अभी आप देखेंगे पुलिस कार्रवाई या जो खाद्य संगठन, जो फूड ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे पनीर जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो बहुत सारा कई टन जो पनीर है उसको ज़मीन में दबा दिया। ठीक है, कई तरह के आप देखेंगे कि दूध में कई तरीके की मिलावट है, और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि हमें न्यूट्रिशन फूड कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा हम सब्जियों की बात करें, आप देखें सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो ऊपर केमिकल या फिर जो हरी सब्जियां उनको हरा दिखाने के लिए, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे आप धनिया की बात करें या फिर पालक या फिर फ्रोज़न मटर, उन सभी में सबसे ज़्यादा हरे रंग का यूज़ किया जाता है ताकि वो फ्रेश दिखे। ये सारी मिलावटें, है ना, तो चाहे, लेकिन ऐसे खैर बहुत आसान नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता खाद्य पदार्थों में मिलावट, है ना, और विरासत और संस्कृति का रख रखाव, ये सारी चीज़ें। चलिए,
इसके अलावा हमने हुसैनारा की बात की, आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीडी ट्रायल की जो बात है वह की गई है ना, इसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट हमने यहाँ पर MC मेहता की बात की, जनहित याचिका का उद्देश्य और कुछ विशेषताओं की हमने बात की। कुछ विशेषताओं के साथ हमने देखे 2 क्वेश्चन, एक प्रीलिम्स एक मेंस का क्वेश्चन आपको लिखना है। जनहित याचिका के हमने सिद्धांतों की यहाँ पर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि आखिर इसके दुरुपयोग को जो है वह कैसे रोका जाए, है ना, इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, और साथ ही हमने सोली सोराब जी की बात की। तो ये था बच्चों हमारा आज का जनहित याचिका, ठीक है। तो अब देखो केंद्र सरकार और वाला जो भाग है वो आपका ख़त्म हो गया। अब जो चैप्टर नंबर 30 से स्टार्ट होगा ये है आपका राज्यपाल। जो बच्चे ऐसे हों कि उन्होंने ये क्लास पहले देखी है, ये क्लास मान लो यहाँ से आपने शुरुआत की, हो सकता है डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसा यूट्यूब पर हो जाता है कि गलती से वीडियो दिख गई। अगर गलती से भी दिख गई है तो आगे के सारे वीडियो देखो, और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चीज़ों को समझाया गया है बच्चों, है ना। सारे UPSC के क्वेश्चन साथ साथ कराए गए हैं। इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप क्लासेस देख लेंगे आपको जोर नहीं आएगा, आप आराम से एक रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपका हिस्सा है, वो आपको करना है, याद आपको करना है। जो मेरा काम था चीज़ों को समझाना, नोट्स बनवाना आपको, ताकि उस विषय की समझ हो, कैसे UPSC पूछता है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन करना, वो काम मैंने कर दिया। आपको कंटिन्यूटी के साथ जो क्लासेस हैं वह देखनी है, ठीक है। तो देखो इसका हमने जाना कि फर्स्ट भाग एक संवैधानिक ढांचा हो गया। संवैधानिक ढांचे में टोटल आपके 12 चैप्टर थे, है ना। उसके बाद सरकार की प्रणाली हो गई जिसमें कि 17 चैप्टर तक आ गए। केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार आपका हो गया, और केंद्र सरकार आपका, अब हम राज्य सरकार शुरू करेंगे। 29 जनहित याचिका तक केंद्र सरकार है, ठीक है। अब हम राज्य सरकार की बात करेंगे जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, उपभोक्ता आयोग, लोक अदालत और अन्य अदालत, ये सारी चीज़ें। सो 30 से लेके 38 चैप्टर्स आपके राज्य सरकार में है। फिर आपके स्थानीय सरकार होगी। स्थानीय सरकार के बाद 41, 42 आपका होगा केंद्र शासित प्रदेशों का, और आपका फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद आपका संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय और कुछ और निकाय, फिर आपका यही बचेगा। सारी बॉडीज़ को जो है वे एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए। क्लासेस आपको कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर लगता है कि नहीं ज़रूरी है डाउट सेशन, तो हम ज़रूर इस तरह के कंडक्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच।